मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद। नाज़रीन, एक मुलाकात प्रोग्राम में एक से एक शख्सियतों के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं, जहां पर बिजनेस टाइकॉन्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, सोशल वर्कर, ऐसे अनगिनत चेहरों के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल खान साहब, जो बीआरएस के एक नामचीन लीडर है। माजी में भी हम इनसे बात कर चुके थे और आज अपोजिशन में हैं, तो इनसे कुछ अहम सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फैसल साहब, एक छोटा इंट्रोडक्शन सफा टीवी न्यूज़ के नाज़रीन के लिए आपका। जी, मैं पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सफ़ा टीवी वालों का, और जो स्पेशली मोहम्मद भाई का, जो मुझे इनवाइट करे सफ़ा टीवी न्यूज़ चैनल पे फॉर एन स्मॉल इंटरव्यू। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो सो सफ़ा टीवी को जो सो फॉलो करते, उनको सुनते। और मोहम्मद भाई को भी मेरी बेस्ट विशेस। आगे सफ़ा टीवी ऐसी चाप जो है अपनी बात को बेबाकी तरीके से आवाम के दरमियान में रखिए। सबसे पहला सवाल साहब आपसे ये है कि बीआरएस पार्टी पिछले 10 साल हुकूमत करी और इस बार अवाम जो है कांग्रेस को चुनी। इसका मेन रीजन क्या था फेलियर्स का बीआरएस पार्टी से? बीआरएस पार्टी के फेलियर्स का बोल रहे हैं आप? जी, जो हुकूमत। फेलियर्स तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा मोहम्मद भाई फेलियर्स बोल के। कहीं ना कहीं मैं, जैसा कि मैं पिछले कई दफा मेरे अपने इंटरव्यूज में भी मैं यही कहा और प्रेस मीट्स में भी मैं यही कहा कि कहीं ना कहीं बीआरएस का समझिए आप अपने ये हार का हमको सामना इसलिए करना पड़ा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सक्सेसफुली रही तेलंगाना की आवाम को जो है अपने भटकाने में, उनको जो है अपने माइंड डाइवर्ट करने में, उनको मैनिपुलेट करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने सक्सेसफुली रही। वो चाहे 6 गारंटी के स्कीम्स के नाम पे रहने दो या फिर जो है अपने कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज पे रहने दो। हाँ, मैं मानता हूँ बीआरएस पार्टी की कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां से हमको जो है शिकस्त मिली। और रही बात अतराफ और वो अकनाफ जो हैदराबाद के है हमारे सीट्स, वो जो सो हमारे हम बिल्कुल उस पर समझिए आप कामयाब रह चुके हैं। और बीआरएस पार्टी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीआरएस पार्टी आप थोड़ा सा देखिए कि पिछले गए सो असेंबली इलेक्शंस में हमारी पार्टी सिर्फ 2% वोट शेयर के पीछे से 2% वोट से जो सो पीछे थे, बस और कुछ भी नहीं। पार्टी का विजन के बारे में अगर बताएं तो बेहतर था। आपकी नजर में बीआरएस पार्टी देश के स्टेट आगे का विजन क्या है? विजन देखिए, हमारी पार्टी का बेसिकली हमारी पार्टी फाउंड हुई थी 2001 में। तो क्या है, हम लोग क्या है तेलंगाना की आवाम के लिए और तेलंगाना की ओरिजिन के लिए हम जो हमेशा आवाज उठाते रहे। और तेलंगाना की पार्टी है, तेलंगाना की ओरिजिन पार्टी है बीआरएस पार्टी, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब जो भारत राष्ट्र समिति हुई को एक वो जो है अपने एक स्टेप था कि हमको जो है नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में हमको स्टेप रखने का। बट बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी और जो हमारी जो सोशल जस्टिस और हमारी जो कारकर्दगियां हैं हमारे 10 साल के दौरे हुकूमत में, वो बीआरएस हम तेलंगाना की आवाम के लिए है और तेलंगाना की भलाई के लिए और तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए। ये हमारा विजन है। जी, यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपसे एक सवाल है, जैसा कि बीआरएस का एजेंडा क्या है आने वाले वक्त में, उनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेट्स देने के लिए क्या स्टेप्स लिया जाएगा? देखिए, जब हमारी जब हुकूमत चले गई थी, उसके फौरी तौर पे हमारे जो पार्टी के चीफ है केसीआर साहब और जो वर्किंग प्रेसिडेंट है केटीआर साहब, उन दोनों का भी जो प्रेस मीट्स में लगातार यही बोलना है कि हम अभी जो हमको जो एमएलएस जो छोड़ के जा रहे हैं वो उनको जाने दो। और जो भी पार्टी के लीडर्स जो एमएलएस रहो या विदाउट पोजीशन जो पार्टी के लीडर्स जो छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं, उनको जाने दो। हम बीआरएस ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करती। నీకొచ్చింది గవర్నమెంట్ జాబ్, విల్ బి ఎ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ రా. అమెరికాకి వెళ్ళడం న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ రా, శివరపల్లికి వెళ్ళడం కాదు. ఊళ్ళే కొత్తగా అనిపిస్తున్నారు ఎవరింటికి. ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करती, पॉलिटिकल लीडर्स बनाती। तो अब के जो है हमारा ये विजन, हमारा जो है इंटेंशन ये है कि हम जो भी पॉलिटिक्स में हम यूथ को जो है चांस देंगे और अपकमिंग जो है आने वाले जो लीडर्स है, वो लीडर्स बीआरएस पार्टी से बनकर और उभर कर निकलेंगे। एक नया चेहरे हम तेलंगाना की राजनीति में लेकर आएंगे बीआरएस पार्टी के थ्रू। अभी आप अपोजिशन में हैं और तेलंगाना में एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल सामने आ रहा है, जहां पर तेलंगाना में एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए बीआरएस का रूट मार्क पहले क्या था और अब कांग्रेस को आप क्या कहेंगे?
हमारा रोड मैप तो पिछले 10 साल में तेलंगाना की आवाम बेहतर तरीके से देख रही है कि एजुकेशन के रिलेटेड हमारे जो पॉलिसीज रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने डेवलपमेंट का जो सिस्टम रहा बीआरएस पार्टी का एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड लेके, वो चाहे टिमरेज डिपार्टमेंट रहने दो या कोई भी महकमा रहने दो, जैसा कि टिमरेज है, काफी लोग जो है अपने उसमें एजुकेशन से जो है फायदा हासिल करते हैं। वैसे ही हम जो है स्कॉलरशिप के थ्रू भी रहने दीजिए, आप जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप के थ्रू रहने दीजिए, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनको 20-20 लाख रुपए हमारी हुकूमत ने दी, और काफी ऐसे अच्छे स्कीम्स है तो दौरान 10 साल की हुकूमत में बीआरएस ने किए। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप देखिए हुकूमत फॉर्म होके पूरा 1 साल हो रहा, अभी तक स्टेट में जो है अपने एजुकेशन मिनिस्टर का नामो निशान नहीं है, अभी तक स्टेट में होम मिनिस्टर का नामो निशान नहीं है, अभी तक स्टेट में ऐसे मिनिस्ट्रीज जो वाकई अहम है एक स्टेट चलाने के लिए, वैसे मिनिस्ट्रीज अपने पॉकेट में रख के जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करके दिल्ली टू तेलंगाना टू दिल्ली से ट्रिप मार रहे हैं, ट्रिप मार के जो है अपने बोल रहे हैं कि इसका अप्रूवल चाहिए, मगर दिल्ली बॉसेस वहां पर से इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिसके हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि तेलंगाना में आज जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके हेल्थ सेक्टर से लेके हर वो सेक्टर हम परेशान हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड जो अपने मिनिस्ट्रीज नहीं है और पूरा एक ही जने हैंडल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली बॉसेस के हुक्म पे। जी, फार्मर वेलफेयर से लेके किसानों के लिए बीआरएस की रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीम्स का असर अब तक कैसा रहा? बीआरएस पार्टी के दौर में तो था ही, लेकिन अब आप अपोजिशन में हैं तो आपको किस नजर से देखते हैं ये स्कीम्स को? देखिए मोहम्मद भाई, ऐसा है कि जो सफा टीवी के नाजरीन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम करिए आप, एक अपने, जब सबके पास तो फोन है भाई, स्मार्टफोन्स, आप अपना फोन खोलिए, फोन करके थोड़ा सा स्टडी करिए कि दौरान 10 साल जब हमारी 9.5 साल समझिए आप, 9.5 साल जब भी हम जो हमारे बीआरएस पार्टी हुकूमत में थी, रैतु बंधु 10,000 रुपए हम अनाउंस करे थे, बराबर जो है अपने फार्मर्स तक के पहुंचता था। हम बोले कि लोन वेवियर्स का हम बराबर लोन वेवियर्स करिए, मगर यहाँ पर कुछ वादे किए गए कि भाई 10,000 से लेके हम 15,000 करेंगे, हम ये फलाना चीज हम माफ कर देंगे बोल के, बट वो चीज अभी तक इंप्लीमेंट नहीं आई। 1 साल अब बोले तो बोल रहे हैं कि हमको मालूम है ना, हुकूमत 1 साल में जो बोले वो नहीं कर सकते हम हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये सिली रीजंस कब तक है, और आवाम बेहतर जानती है ये सिली रीजंस है। आपको छोटा सा डाटा बताते चलूं मोहम्मद भाई, इनका एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी का कि हम जो है अपने तेलंगाना फॉर्म करे, जब से हम तेलंगाना में हुकूमत में आए, जब से जो अपने बीआरएस पार्टी केसीआर स्पेशली कि भाई 7.50 लाख रुपीस का लाख करोड़ का कर्जा ले लिए, बल्कि ये बात देखिए कैसा है। आप दौरे हुकूमत जब अलहदा में हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आप हमको जो है अपने कितना की खर्चा करके 75,000 जो है अपने करोड़ जो है हमको खर्चा रख के दिए थे, फिर कितने की डिपार्टमेंट्स को जो है बाकी थे वो चीज को हम रिकवर करते हुए आके, मैं आपको डाटा के हिसाब से बताना चाहूंगा, हम पूरे 10 साल की हुकूमत में हम जो है कर्जा 4 लाख करोड़ कर्जा लिए, वो भी तेलंगाना की आवाम के लिए, जो हम स्कीम्स उसमें इंप्लीमेंट करें और आवाम जानती है हम क्या करें क्या नहीं करें। रही बात पिछले 1 साल में जब से कांग्रेस की हुकूमत फॉर्म हुई, आप 1 लाख जो है करोड़ जो है खर्चा ले रहे हैं तेलंगाना की, सिर्फ 1 साल की बात बता रहा हूं आपको, हम 10 साल में 4 लिए, 1 साल में 1 लाख करोड़ का खर्चा लेके फिर बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट जो है स्कीम्स नहीं है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देखिए आप, अपने 4,000 चिल्लर का जो है अपने आप अनाउंस करें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, इतना बजट में दूंगा बोल के जो अपने रिलीज जो 3,400 करोड़ करे, 3,400 करोड़ रुपए आप रिलीज करें, फिर जो बोल रहे हैं कि कोई महकमा में हमारे पास पैसा नहीं है बोल के बोल रहे हैं। आप तेलंगाना की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए ये चीजें 1 साल में आपको रिपोर्ट कार्ड सबके सामने आ रही है। जी, तेलंगाना के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से आप अपोजिशन में हैं, तो आप जो है तेलंगाना में सबसे बड़ा समस्या क्या है और उसको रिजॉल्व कैसा करना चाहिए, इससे मुतालिक कुछ आप एज ए अपोजिशन कुछ कह सकते हैं? देखिए, अपोजिशन एज एन अपोजिशन पार्टी मैं यही कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की आवाम को, आप लोग जो है जनता है, आप लोग जो है करता धरता है, आप सफा टीवी के माध्यम से जब भी मेरी अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो सिर्फ आप एक काम करिए कि 9.5 साल की रिपोर्ट देखिए, जो माइनॉरिटीज के रिलेटेड रहने दो या कोई भी तबका तेलंगाना में, BC SC ST कोई भी तबका रहने दो, सबके साथ इंसाफी की गई थी, सबको जो है अपने बराबर का हिस्सा दिया गया था रिलेटेड उसके जो पॉलिसीज
लेकर आए थे हम इम्प्लीमेंट करें जो भी हमारे योजनाएं थे। और रही बात जो सो ये जो माइनॉरिटी के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो चीज आप मैं उसके ऊपर अगर बात करना चाहूंगा तो इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पिछले 10 साल की कारकर्दगी देखिए, आप पिछले 1 साल का आप रिपोर्ट देखिए, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रहने दीजिए, वो चाहे हेल्थ सेक्टर से रहने दीजिए, वो चाहे कौन सा भी महकमा इनके रहने दीजिए। सबसे पहली चीज आप ये गौर करिए कि इन्होंने जो 6 गारंटी का वादा किया गया था कांग्रेस पार्टी के थ्रू, सिर्फ एक बस फ्री करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। हमारे तेलंगाना में कोई जरूरी नहीं था कि वुमेन्स को बस फ्री कर दिए। वो दूसरे स्टेट्स थे जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा था, वहां पर वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा था, वहां पर जो है बस फ्री कर दिया तो चलता था। बट यहाँ पर कोई ऐसी जरूरी जो नहीं समझा गया था कि भाई बस फ्री करना था। बहरहाल आप बस फ्री कर के बोल रहे हैं कि हम 6 गारंटियों पे इंप्लीमेंट कर दिए। आवाम अभी भी परेशान है। आप देख सकते हैं राशन कार्ड का भी जो है अनाउंसमेंट हुआ, आप देखिए राशन कार्ड को भी कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। आप बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस सर्वे कराए, बल्कि आप देखिए आपके पास तो कास्ट सेंसस सर्वे हुआ नहीं, कोई प्रॉपर कास्ट सेंसस जो है सर्वे किया नहीं गया। पब्लिक का आज भी परेशान है, पब्लिक के हमारे घरों पे नहीं आया, बल्कि क्या कर लिए किधर कर लिए नहीं मालूम, मगर 98% हो गया, 100% हो गया हमारा सर्वे, बल्कि भी बोल रहा। ये आवाम को जानना चाहिए और देखना चाहिए इस चीज को। मौजूदा उसमें जो है सबसे ब्रेकिंग न्यूज में हमेशा हाईलाइट नजर आते रहते हैं केटीआर साहब, जिनके ऊपर इल्जाम है कई करोड़ का, और ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो भी जो है इस पर लगातार चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस पे मेरा कहना क्या है, कल की प्रेस मीट देख लीजिए आप, जो पिछले बार 8 घंटे जो है सबने ईडी जो है बुला के पूछताछ करी, फिर कल जो है सबने 7 घंटे बुला के केटीआर साहब से पूछताछ करी। बट इसमें क्लियर एंड क्रिस्टल जो है सबने इसका जवाब केटीआर साहब खुद अपने मुंह से दिया कि उन्होंने प्रेस मीट करके ये बोले कि आप टाइम बताओ, आप जगह बताओ, आप जो है अपने वक्त बताओ, आप जो है मुकाम बताओ कहां पर है, आप मैं आ जाता हूँ लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए। उन्होंने रेडी है, रेवंत रेड्डी साहब को भी इन्वाइट करे, उन्होंने भी आते बोल के बोल रहे हैं, बैठ के लाइव डिटेक्टर जो टेस्ट करिए अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी जो है अपने जज, वो चाहे रिटायर रहने दो या हाई कोर्ट का रहने दो या एसीपी खुद का जज रहने दो, उसके सुपरविजन में जो उन्होंने लाइव डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए रेडी है। बट क्या इस सवाल का आप देखिए कल स्टेटमेंट हो गया, आज तक के कांग्रेस पार्टी के कोई एक मिनिस्टर, कोई एक एमएलए या कोई एमपी या खुद चीफ मिनिस्टर इस सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने मीडिया के माध्यम के थ्रू जो है सब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी इसके कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, पूछिए कांग्रेस पार्टी से, ये केटीआर साहब के सवाल का जवाब दीजिए बोल के पूछिए उनसे भी, ताकि पब्लिक को, ताकि जो समझे सोशल मीडिया के थ्रू हुकूमत तक ये बात जाए। जी, ऑपोजिशन में रहकर बीआरएस किस तरह कांग्रेस की हुकूमत की पॉलिसीज का मंसूबा करेंगे? कहीं काम नहीं करे, ग्रास रूट लेवल काम नहीं करे, वहां पर से आपके नुमाइंदे चुन के नहीं है, और आप जो है नाराजगी जता रहे हैं ठहर के कि भाई एक भी माइनॉरिटी एमएलए नहीं है। बोल आपको पहली बात तो ये सोच लेना चाहिए रेवंत रेड्डी साहब, आप जो महकमे में चेयरमैन दिए बोल के आप जो स्पीच में आपके बोले वो तो देना ही था, वो तो माइनॉरिटी महकमा है, माइनॉरिटी के चेयरमैन से आपको देना ही था। बट आप जो है ऐसा बोल रहे हैं, बीइंग चीफ मिनिस्टर, बहुत अफसोस की बात है कि आपके मुंह से ऐसा निकल रहा कि भाई ये समझिए नाकाबिल कबूल बात है कि भाई आप भी आप अगर उतने ही अगर बहुत फिक्रमंद रहते तो आप जैसा बोले कि भाई आप मेरे सीट से आके लड़ लीजिए, छोटे भाई को आप जो बोले असेंबली में डर के, मैं क्या है उनके कोंडंगल से जैसा मैं मेरी सीट से आपको ठहरा करके जिता के लेकर आऊंगा, वैसे कांग्रेस के माइनॉरिटी कोई बेहिसाब लीडर हैं, उनको जो सा मेहनत करी उनको एमएलए बनाइए, वो नहीं करके सिर्फ आप मिठे बातें कर रहे हैं बस। तो ये चीज आवाम देख रही है बस। आपके जो मैं बहुत जबरदस्त बात बोला, देखिए आप अपने जैसा कि मूसी के नाम पे जो रिवर्स के नाम पे रहता, तो आप मूसी रेड्डी जैसे चाले मत करिए, आप रेवंत रेड्डी जैसे चाले करिए बस। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन लास्ट टाइम भी जो है आपसे वक्त इसीलिए लिया था क्योंकि आपके इंटरव्यू वायरल हुई थी, उसमें कई सारे सवाल थे, वो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, अब नहीं है। इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त के अवाम क्या दिखाना चाहेंगी ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो डबल बेडरूम को लेकर पहले के और अब के लेके अवाम में थोड़ी कशीदगी है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कोर्ट से ऑर्डर्स आ रही,
और लिस्ट चेंज हो रही, इसके ऊपर अगर आप कुछ छोटी सी बयान दिए तो बेहतर था। देखिए, मैं मुख्तसर मुफीद यही बात करना चाहूंगा कि आवाम का काम है, ये स्कीम हम लेकर आए थे, ये स्कीम हमारे दौरे हुकूमत में इम्प्लीमेंट में लेकर आए और काफी लोग इससे इस्तेफादा करें, राइट। अब कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस नहीं दे रही तो ये आवाम का काम है, हम तो अपोजिशन पार्टी है, हमारे पास रुजू हुई है, जिसको जिसको प्रॉब्लम है बीआरएस पार्टी का भवन खुला है, आप लोग बेझिझक अपने मसले ले लेकर हमारे पास आ सकते हैं। वहां पर भवन में आप माइनॉरिटीज के लीडर से भी मिल सकते हैं और जैसे मुख्तलिफ लीडर्स है वहां पर मेरा नंबर में मिल जाता है, आप लोग वहां पर आइए, हमसे जुड़िए ताकि हम जो है आपकी आवाज जो है रेस कर सके। आवाम का भी काम है भाई, ऐसा नहीं है कि पूरे स्कीम्स जो है ले लेके बैठ जा रहे हैं, वैसा नहीं है। जब आपका हक नहीं बन रहा तो आपको जमहूरी इख्तियारात है, आपको कि आप प्रोटेस्ट करिए, एहतजाज करिए, अपने हक के वास्ते लड़िए, आवाज पैदा करिए, एक आवाज बनिए आवाम की। हम आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी है, बट आप भी अपने फराइज समझिए, आपको भी जमहूरी इख्तियारात है हमारे साथ देने का। आप आइए, हमसे जुड़िए, हम बराबर आपका काम करा के देंगे, नहीं है एहतजाज करेंगे, उनसे छीनेंगे, आपका हक है, आपके हक के आवाज के लिए हम हमेशा ठहरे हैं और ठहरे रहेंगे इंशाअल्लाह। तो डबल बेडरूम को लेकर तो एक मसला था, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत की तरफ से जो है एक स्कीम निकाले, इसमें जो है 5 लाख का कुछ अमाउंट दिया जा रहा घर बनाने के लिए। 5 गारंटीज में से है जिसका घर कंस्ट्रक्ट में हुआ जो उसको 5 लाख दिए जाएंगे। वैसे ही यूथ डिक्लेरेशन भी है, जो बेरोजगार युवाएं हैं हमको जो पहली बात तो नौकरी देंगे बोले नौकरी हमारे दौर में एग्जाम्स कंडक्ट हुए, हमारे दौर में जो सबने हमको नौकरियां मिली, बट खाली सिर्फ जो सब बुला के अपॉइंटमेंट्स देके हम बोले कि हम नौकरियां दे लिए बोल के, वो चीज भी आवाम देख रही है। वैसे ही आप वुमेन्स को देखिए, आप 2500 रुपए मंथली पेंशन देते बोल के बोले, आप कहां पर बताइए। प्रियंका गांधी जी आके बोले हम जो इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे बोले आज तक की स्कूटियां बाकी है। आप देख रहे हैं 2500 रुपए महीने से 1 साल के आप लगा लीजिए, पर वुमन 30,000 रुपीज मेरे सबसे बाकी रह जाते हैं। अभी तक एक औरत को जो हमने 2500 रुपए का 25 रुपए नहीं मिले। तो ये चीज आवाम के सामने है, दरमियान में है, सब चीज देख रही है आवाम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑटोस वाले काफी एहतजाज कर रहे हैं, ये भी सवालात है कि हमारे को जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जहां पर स्कीम जो फ्री बस को लेकर चल रही है, तो इससे मुतालिक क्या कहेंगे? मैं वही तो बोला ना मोहम्मद भाई कि आपकी कोई जरूरी नहीं था कि आप जो बस फ्री करें तेलंगाना स्टेट में। वैसा करना रहा तो हम दौरे हुकूमत में क्या हमको जहन में था कि हमको नहीं मालूम थी हमको ये करना है तो इसके आवाम की इसकी बेहतरी हो जाएंगी बोल के हम नहीं करे। क्यों नहीं करे कि ये चीज कोई जरूरी नहीं। देखिए आप आवाम, आप देखिए इसका नताइज देखिए, बस फ्री करने के 90 से ज्यादा सुसाइड हुए ऑटो वालों की। ऑटो वाले बराबर जो अपने ऑटो वाले मेरे पूरे भाई जो बराबर जो अपने एहतजाज कर रहे हैं धरना चौक पे। आप देखिए इसके नताइज। आप थोड़ी देर के लिए बस फ्री करते रहे, मगर आप ये नहीं सोचे कि भाई ऑटो वाले कहाँ जाएंगे। ऑटो वाला जिसको डेली कमा के जो अपने खाने का रहता, जिसको डेली वो क्या बोलते डेली गुत्ता जिसको देने का रहता, डेली का डेली ऑटो चला के उसका जो रेंट रहता ओनर को जो देने का रहता, वो कहां से निकालेगा। वो सब चीज सोचने और फिक्र ये हुकूमत को सोचना चाहिए था। वो सब चीज सोचने और फिक्र ये हुकूमत को सोचना चाहिए था। फैसल साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप वक्त दिया, आपके मसरूफियत में से। इंशाल्लाह ताला वादा कीजिए इंशाल्लाह फिर बिल्कुल मैं आप ऐसी टॉपिक से मेरे कने आइए भाई, मैं बराबर एनी टाइम मोहम्मद भाई मैं आपके चैनल पे आऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सफान टीवी का भी और मोहम्मद भाई का भी और जो सबने उनके व्यूअर्स का, जो मेरी वीडियो आप अगर देख रहे भाई तो थोड़ा जो सबने सब्र से इसको पूरा सुनिए ताकि आपके जहनों में भी ये बात बैठे। और दुआ करिए मोहम्मद भाई के लिए भी, मोहम्मद भाई को भी अल्लाह इसमें कामयाबी दे, जो भी उनका काम और उनका मकसद और मकासिद है, हम यही दुआ करेंगे आपके वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।